Hello friends, welcome back to Desi Brain. Today I am going to start a new chapter which is Skin, the Jack of all traders, chapter number 13. I am referring to the Selena publishers and this is an ICSE book. तो चलिए शुरू करते हैं. The skin is not just a simple covering of our body. It is one of the most active organs of the body, functioning in the numerous ways. Many of our recognizing features come from the complexion, hair patterns, etc. तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्किन एक सिंपल कवरिंग नहीं है बॉडी की. स्किन बस एक शीट नहीं है जो हमारी बॉडी को कवर करती है. उसके बिसाइड्स उसके और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती है. तो स्किन में और भी ऑर्गन स्किन में प्रेजेंट होते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में फंक्शंस और इजी हो जाते हैं. जैसे कि हेयर के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. हेयर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं. उसके बाद लिखा है The most apparent feature of an aged person, a healthy youth or a tender infant is the texture of the skin. तो जो मोस्ट कॉमन फीचर होता है किसी पर्सन का अकॉर्डिंग टू हिज एज, वो होता है स्किन का टेक्सचर. अगर वो एक इन्फेंट होगा, जस्ट न्यूबॉर्न बेबी होगा, तब वो उसकी स्किन एकदम टाइट होगी और सॉफ्ट होगी. मान लो एक अडोलेसेंट इंसान होगा तो फिर उसकी स्किन भी टाइट होगी, बट नॉट एज टाइट एज एन इन्फेंट. उसकी स्किन भी उतनी सॉफ्ट नहीं होगी जितनी इन्फेंट की होती है. उसकी स्किन हल्की रफ होगी. और जहाँ हम एक ओल्ड एजड पर्सन की बात करें तो उसकी स्किन रिंकल्ड होती है, लूज होती है. तो स्किन बहुत ही कॉमन फैक्टर होता है जो पर्सन के एज को डिफाइन करता है. एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें किसी पर्सन का फीचर, तो स्किन एक कॉमन फैक्टर है. You will learn several interesting things about the skin. Jack of all trades, as named by some, while some others would even call it as master of many tasks. It belongs to integumentary systems of the body. तो जो स्किन होता है, हम पहले अभी पढ़ेंगे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स होते हैं स्किन में, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. और बहुत लोग इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स भी कहते हैं. ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब है. इसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान जो बहुत सारे काम में एक्सपर्ट हो. और मास्टर ऑफ मैनी टास्क, इसका मतलब यही होता है कि एक इंसान जो भी बहुत सारे टास्क में एक्सपर्ट हो. तो स्किन को ये दोनों नाम से इसलिए रेफ़र किया गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो हमारी लाइफ जीने में बहुत हेल्प करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज दिस बॉक्स. द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमने पहले भी पढ़ा है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का. और उसमें 15% जो होता है, ह्यूमन बॉडी का 15% वेट वो एक्वायर करता है. मतलब अगर आपका वेट 40 किलोज़ है तो उसमें से 15% वेट आपकी स्किन का है. और प्राइमरली द स्किन इज़ एन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल बैरियर. तो जो स्किन है वो इम्परमिएबल है, मतलब इम्परमिएबल मतलब वो किसी चीज़ को पास नहीं होने देता है. स्किन जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, देखो अपने हाथ पे देखो, स्किन जहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे टच करूँगी तो मैं अंदर की चीज़ें टच नहीं कर पा रही हूँ, तो ये इम्परमिएबल है. एंड अगर आप सोचोगे कि माउथ भी तो स्किन का एक पार्ट है, लेकिन माउथ तो एक ओपनिंग है ना, वहाँ पे स्किन तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से अंदर की चीज़ों को टच कर पाते हैं. और अगर स्किन इम्परमिएबल नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग के अंदर जाती, जैसे कि बैक्टीरिया, उससे हम लोग को बहुत सारे डिजीज़ हो सकते थे. नाउ व्हाट इज स्किन?
The skin is an outermost covering of the body. It is stretched all over in the form of a layer. Thus, there are many structures and glands derived from the skin. तो ये आपका स्किन का डेफिनेशन है कि जो स्किन होता है वो बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग है. जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बॉडी का वो क्या है? ये स्किन है. आउटर मोस्ट कवरिंग ये जो देख रहे हैं हम यही स्किन है. और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और ग्लैंड्स हम लोग के स्किन में होते हैं, जैसे कि हेयर, सेबेशियस ग्लैंड, फिर स्वेट ग्लैंड्स. बहुत सारे ग्लैंड्स हम लोग के स्किन में होते हैं. तो अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द स्किन. स्किन के क्या क्या फंक्शंस हैं? द स्किन सर्व्स अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. स्किन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. नंबर 1 इज़ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में क्या होता है? स्किन हम लोग को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, और उसमें भी 4 चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 इज़ मैकेनिकल शॉक्स. स्किन जो अंदर की टिश्यूज़ होती है, अंडरलाइंग टिश्यूज़, उसको मैकेनिकल शॉक्स से प्रोटेक्ट करता है. मैकेनिकल शॉक्स मतलब हो जाता है आपका कि जब आपको चोट लगती है बाहर से, मतलब अगर आपको कहीं से कट गया तो उसको आप मैकेनिकल शॉक बोलोगे. तो जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ है उसको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है. स्किन में मैकेनिकल शॉक्स आ जाते हैं, स्किन में इंजरीज आ जाती है, लेकिन अंडरलाइंग टिश्यूज़ जो है, ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स, इन सबको मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है. It holds the body fluids inside and prevents excessive loss of water by evaporation. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी फ्लूइड्स है, सच एज ब्लड, इसको अंदर रखता है बॉडी के. अगर ये स्किन नहीं होती तो सारा ब्लड बाहर फ्लो हो जाता. हमारी बॉडी पे ब्लड नहीं रहता. तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे कि ब्लड इसे अंदर रखता है, मतलब कंटेन करके रखता है, इसे बाहर नहीं जाने देता. इसलिए जब भी आपका कहीं पे कट होता है तब वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. तो ये सारे बॉडी फ्लूइड्स को बॉडी में रखता है स्किन. और इवेपोरेशन से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी जो लॉस होता है, ज़्यादा पानी लॉस होना वो प्रिवेंट करता है. इट प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिजीज कॉजिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. अब स्किन इम्परमिएबल है, तो जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, इन सब को वो एंटर करने नहीं देता है. इसीलिए हम इन जर्म्स से बच जाते हैं. अगर ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं थ्रू माउथ, ईयर्स, आईज और कोई भी ओपनिंग थ्रू हमारी बॉडी में, तब हम लोग को इन्फेक्शन होता है. ये स्किन में अगर बहुत सारे ओपनिंग होंगे तो उस ओपनिंग से भी बैक्टीरिया एंटर कर पाएगा और हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो ये स्किन जो होता है वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. It protects the body against excess ultraviolet light, which is potentially very harmful. हमारी जो बॉडी है उसको स्किन प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से. तो जो सन होती है ना, उसमें बहुत सारे सन की लाइट में एक रेज होती है, हार्मफुल रेज, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज. अगर ये हमारी स्किन में एक्सेस हो तो हमारी स्किन को हार्म पहुंच सकता है. हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है. हमारी बॉडी के लिए ये रेज बहुत ही हार्मफुल होती है. तो ऑफ कोर्स ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर करती है, बट समटाइम्स ओजोन लेयर में हमने पढ़ा है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग से कुछ होल्स हो गए हैं, तो उसके थ्रू भी कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो आ जाते हैं उससे स्किन हम लोग को प्रोटेक्ट करता है. और अगर वो नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट इज सेंसेशन. जो स्किन होता है वो हमको सेंस करने में
हेल्प करता है कुछ भी चीज़ सेंस करने में। मतलब अगर मैंने इसको टच किया तो मेरे को पता चल रहा है कि मैंने इसको टच किया है, तो स्किन मेरे को ये सेंस करने में हेल्प कर रहा है, कुछ भी सेंस करने में हेल्प करता है, जैसे कि टच, पेन, प्रेशर, हीट। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको स्किन के थ्रू पता चल रहा है कि हाँ आपको गर्मी लग रही है। पेन हो रहा है मतलब स्किन में कुछ हुआ है जिससे कि आपको पेन हो रहा है, इसलिए आपको पता चल रहा है, स्किन के थ्रू पता चल रहा है। टच स्किन के थ्रू पता चलता है, प्रेशर स्किन के थ्रू पता चलता है। ये सब हम लोग का स्किन सेंसेशन में इस तरह से हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखो टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, द स्किन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट इन कोल्ड वेदर एंड फैसिलिटेट्स लॉस ऑफ हीट इन हॉट वेदर। जो स्किन है वो हीट, जो लॉस ऑफ हीट है बॉडी का, उससे कोल्ड वेदर में प्रिवेंट करता है। और वो लॉस ऑफ हीट फैसिलिटेट करता है, मतलब वो लॉस ऑफ हीट करता है जब हॉट वेदर हो। इसके बारे में आगे भी दिया हुआ है। इन दोनों प्रोसेस को हम वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। नंबर 4 है स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो स्किन है वो फूड भी स्टोर करता है फैट के थ्रू। इनको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, आई थिंक सो। या ये जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं स्किन के अंदर। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसके अंदर ये फैट स्टोर होते हैं। नंबर 5 इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में भी स्किन हेल्प करता है, जैसे कि स्वेटिंग के थ्रू। जो हमें पसीना होता है ना, उसमें भी बहुत से एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं और एकदम ट्रेसेस ऑफ यूरिया भी होता है। मतलब आई थिंक 0.08% यूरिया होता है उसमें, और 99% उसमें वाटर होता है, और एक्सेस सॉल्ट्स भी होते हैं। तो एक्सक्रीशन में भी स्किन हेल्प करता है। और स्किन टेम्परेचर रेगुलेशन में एक और तरीके से हेल्प करता है, एज स्वेटिंग। क्योंकि जब हम स्वेट करते हैं और जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन के लिए वो स्वेट हम लोग की बॉडी हीट को यूज़ करता है। तो जब स्वेट बॉडी हीट को यूज़ करके इवेपोरेट होता है तब हमारी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। जो स्किन है वो विटामिन डी के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। जब स्किन सनलाइट में एक्सपोज होता है, जब स्किन को हम लोग सनलाइट में देखते हैं, तब वो स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करने लग जाता है सनलाइट के थ्रू। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा सनलाइट में जाएंगे तो हमें स्किन कैंसर एंड स्किन लेशंस हो सकते हैं। स्किन लेशंस मीन्स स्किन डिजीजेस। नेक्स्ट इज ग्रिप। अब आपने देखा होगा कभी कभी जब आप बहुत टाइम किसी लिक्विड में आपका स्किन होगा, सच एज इन वाटर वाइल स्विमिंग। जब आप स्विम कर रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है, आपने देखा होगा कि आपकी स्किन में कुछ इट्स काइंड ऑफ प्यूकर्ड, वो उसका सरफेस कुछ, अगर ये आपकी फिंगर है तो आपकी स्किन कुछ इस टाइप हो जाती है, उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होने लगते हैं। अब ये प्रोजेक्शंस किस लिए होते हैं मैं बताती हूँ। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो होते हैं ताकि देखो वाटर में आपका ऑफकोर्स फ्रिक्शन कम हो जाता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आप चल रहे हो, नीचे पानी होता है तो आप फिसल जाते हो ऑफकोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जो ग्रिप है, स्किन ग्रिप प्रोवाइड करता है। ये जो आपका प्रोजेक्शंस होता है फिंगर्स में, ये एक रफ सरफेस बनाता है आपकी फिंगर पे और ये ग्रिप करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स अगर हमने पढ़ा है पहले कि अगर रफ सरफेस होगा तो वो मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है और स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इस फिंगर में अगर ऐसा प्रोजेक्शंस हो जाए फिंगर में तो वो ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेगा। लेट्स सी प्रोग्रेस चेक।
List 4 ways in which the skin serves as a protective layer of our body. तो प्रोटेक्टिव फीचर्स में दिया हुआ था, ये सब प्रोटेक्टिव फीचर्स में दिया हुआ था। प्रोटेक्शन के पार्ट में ये 4 फीचर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 and 4। इनमें से एनी 4 यू कैन मेंशन आउट है। क्रॉस आउट द आइटम्स in the following list which are not the functions of human skin. Sensation is there. Respiration नहीं होता है स्किन के थ्रू। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन फैट्स, ग्लाइकोजन मीन्स फैट्स, ये होता है। एक्सक्रीशन भी होता है। डाइजेशन नहीं होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी होता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन नहीं होता है। और 3.3 स्ट्रक्चर ऑफ अ स्किन। द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्किन आर एज फॉलोज। स्किन प्रॉपर में 2 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस डर्मिस। एपिडर्मिस में कॉर्निफाइड ग्रैन्युलर एंड जर्मिनेटिव लेयर होते हैं, और डर्मिस में इलास्टिक फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं डर्मिस में। अब स्किन का डेराइवेटिव्स क्या होता है? हेयर, नेल, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट, सेबेशियस ग्लैंड। ये पांचों के बारे में हम लोग अलग से भी पढ़ने वाले हैं। तो अब है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है? एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर थिनर पार्ट ऑफ स्किन है। तो डर्मिस जो होता है एपिडर्मिस से थिकर होता है। एपिडर्मिस एक थिन पार्ट है। तो उस एपिडर्मिस में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाइल्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाइल्ड होते हैं। तो इसमें ऐसे जो एपिडर्मिस है, मान ली एपिडर्मिस है, तो इसमें ऐसे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाइल्ड अप होते हैं। इससे होता है, इससे एपिडर्मिस बना होता है। एट प्लेसेस एपिडर्मिस बिकम थिक एंड हार्ड एज ऑन द पाम सोल, स्पेशली ऑन द हील्स। अगर आप देखोगे कहीं तो आपके पाम्स पे देखो, आपके पाम्स पे स्किन थोड़ी थिक होती है। स्किन थोड़ी थिक होती है पाम्स पे। तो यहाँ पाम्स पे, हील्स में जो एड़ियाँ होती है ना, एड़ियाँ, हील्स, वहाँ पे जो होता है स्किन थिक होती है। तो वहाँ पे एपिडर्मिस, मतलब वहाँ पे स्किन इसलिए थिक होती है क्योंकि वहाँ पे एपिडर्मिस थिक होता है। तो एपिडर्मिस ब्लड वेसल्स से डिवाइड होता है। मतलब अगर आप अपने हील्स में हल्की सी दूरी के लिए प्रिक करोगे किसी चीज़ से, अगर किसी पिन से आप अपनी हील में पिन घुसाओगे अपनी हील में हल्की सी दूरी के लिए, तो आपके स्किन से ब्लड नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे एपिडर्मिस थिक होता है। और अगर आपने खाली एपिडर्मिस में ही अपनी पिन घुसाई होगी तो ब्लड नहीं आएगा क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। एपिडर्मिस शो 3 रीजन्स और सब लेयर्स डेप्थ वाइज। तो जो एपिडर्मिस होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। उन 3 लेयर्स में से एक लेयर है कॉर्निफाइड लेयर, ग्रैन्युलर लेयर एंड मैल्फिगियन लेयर या फिर स्ट्रैटा मैल्फिगी या फिर जर्मिनेटिव लेयर। तो जो फर्स्ट है वो है कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड लेयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। जो एपिडर्मिस का आउटर मोस्ट लेयर होता है, मान लो अगर ये एपिडर्मिस है तो इसका जो ये अपर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, ये है कॉर्निफाइड लेयर। ठीक है, एंड देन ये बहुत सारे फ्लैटन डेड सेल्स से बना होता है। मान लो लेट्स सपोज कि ये एक कॉर्निफाइड लेयर है, तो इसमें डेड सेल्स होंगे, फ्लैटेंड डेड सेल्स। इस तरह से फ्लैटेंड डेड सेल्स से वो बना होता है। ठीक है, उसके बाद है these cells are made up of fibrous structural protein called keratin। और ये जो लेयर होती है इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम केराटिन बोलते हैं। और ये केराटिन हेयर्स में भी होता है, नेल्स। आपने जनरली हेयर के प्रोडक्ट्स के एड्स में देखा होगा कि इसमें केराटिन है। केराटिन क्यों होता है? क्योंकि वो एक स्किन का प्रोटीन होता है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो केराटिन है
वो हेयर में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है, और जो हॉर्न्स होते हैं एनिमल्स के, डियर के हॉर्न्स, उसमें भी केराटिन प्रेजेंट होता है, और जो हॉर्स के हूव्स होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। हॉर्स के जो जूते बोले जाते हैं उसमें भी केराटिन होता है, और सिल्क में भी केराटिन होता है। और ये सेल्स कंटिन्यूअसली झड़ते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। मैल्फिगियन लेयर जो होता है वो कंटिन्यूअसली नए सेल्स बनाते जाता है, और ये जो नए सेल्स हैं वो कॉर्निफाइड लेयर में जाकर रिप्लेस हो जाते हैं। जो कॉर्निफाइड लेयर में जो सेल्स शेड हो जाते हैं उन सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। ये स्किन एकदम टफ होती है और 3 थिंग्स से हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, जो कि है मैकेनिकल डैमेज, वही जो अगर आपकी स्किन को कहीं चोट लग जाए तो उससे प्रोटेक्ट करती है। एक हो गया मैकेनिकल डैमेज, और ये जो कॉर्निफाइड लेयर है वो 3 चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। मैकेनिकल डैमेज, जो चोट लगती है स्किन पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया को एंटर नहीं करने देती है, और इवेपोरेशन में ज़्यादा वाटर लॉस से को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है ग्रैनुअल लेयर। ये बहुत ही थिन लेयर होती है और इसमें 2 से 3 सब लेयर होती है। ये भी फ्लैटेंड लेयर से बना होता है, जस्ट लाइक दिस कॉर्निफाइड लेयर। ग्रैनुअल लेयर भी फ्लैटेंड सेल्स से बना होता है, और ये इसमें इसका कुछ खास फंक्शन नहीं है, ये बस कॉर्निफाइड लेयर और मैल्फिगियन लेयर के बीच में एक वे है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैल्फिगियन लेयर। ये एपिडर्मिस का सबसे नीचा हिस्सा है, और इसमें एक फंक्शन है जो होता है कि ये कंटिन्यूस सेल प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूसली सेल्स को और प्रोड्यूस करते जाता है, और ये सेल्स जाकर कॉर्निफाइड लेयर में रिप्लेस हो जाते हैं। अब इस सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस लेयर में एक कलरेशन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन जब ज़्यादा होगा तो स्किन आपकी और डार्क होगी। मतलब अगर किसी इंसान में मेलानिन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काला होगा, और अगर उस इंसान में मेलानिन कम है तो वो गोरा होगा। आपने बाहर के फॉरेनर्स को देखा होगा, सच एज पीपल फ्रॉम USA, उनकी स्किन बहुत ही लाइट कलर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें मेलानिन प्रोडक्शन बहुत कम है। और अफ्रीकन पीपल को अगर हम देखेंगे तो उनकी स्किन बहुत ही डार्क कलर्ड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी स्किन में मेलानिन बहुत ज़्यादा है। हम इंडियंस का मेलानिन प्रोडक्शन मॉडरेट होता है, इसलिए हम लोग का स्किन का कलर व्हीटिश होता है, मतलब ना ज़्यादा काला ना ज़्यादा गोरा। जब अगर हम सन में जाते हैं तो कभी कभी हम लोग की टैनिंग हो जाती है, मतलब हम ज़्यादा काले दिखने लगता है, लेकिन हम दोबारा उसी कलर में वापस, हम लोग के कुछ दिन बाद हम लोग का कलर पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन सेम ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये बॉक्स। स्किन पिगमेंटेशन acts like an umbrella to protect the parts of the body from harmful effects of the ultraviolet rays of the sunlight which can cause skin cancer. तो जो मेलानिन है वो एक अम्ब्रेला के टाइप से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अम्ब्रेला हम लोग को धूप से प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही मेलानिन भी हम लोग को एक अम्ब्रेला जैसा हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये मेलानिन जो होता है वो यूवी रेज को नेग्लेक्ट, मतलब उसको हटाने में हेल्प करता है हमारी स्किन से। तो जो लोग, अगर आप देखेंगे जो लोग बहुत गोरे हैं वो सन में अगर ज़्यादा रहते हैं तो उनको थोड़े ज़्यादा स्किन रेशंस होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, वो सन रेज से सेंसिटिव होते हैं। और जो लोग काले हैं उन्हें बहुत कम स्किन डिजीज़ होते हैं, क्योंकि वो यूवी रेज को हटाने में उनका वो ज़्यादा सफल होते हैं, ठीक है। तो एक स्किन पिगमेंटेशन
अगर नहीं होगा तो दो डिजीज़ेस होते हैं। ल्यूकोडर्मा, जिसे हम विटिलिगो भी कहते हैं, ये दोनों डिजीज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोडर्मा, जिसे हम विटिलिगो भी कहते हैं, इसमें जो होता है स्किन पिगमेंटेशन, जो कि होता है मेलानिन, वो स्किन के कुछ पार्ट से हट जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी को उनकी स्किन में कुछ पैचेस होते हैं, अगर ये उनकी स्किन है तो कुछ पैचेस में उनका हल्का हल्का वाइटिश कलर होता है। मतलब अगर ये मान लो ब्राउन है तो उसमें कुछ पैचेस होंगे जो वाइटिश कलर होंगे, लाइट कलर होंगे। इसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, जिसमें स्किन के कुछ पार्ट्स में से मेलानिन प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है। और इसका जो एग्जैक्ट कॉज है इस डिजीज़ का, वो अभी तक पता नहीं चला है। अब अगला है एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म में क्या होता है कि जो पिगमेंटेशन है वो पूरी बॉडी में से ही चला जाता है, पूरी बॉडी एकदम वाइट हो जाती है, लेकिन ये बॉडी रेडिश दिखती है या फिर कह सकते हैं पिंकिश दिखती है, क्योंकि उसमें ब्लड का कलर दिखने लग जाता है। तो फिर ये जो बॉडी है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है सनरेज से, क्योंकि मेलानिन होता ही नहीं है तो वो यूवी रेज से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ तक कि आई की जो आई बॉल्स है ये भी वाइट हो जाती है। इरिस मतलब आई बॉल्स, और आईब्रोज, आई लैशेज, हेयर सब कुछ वाइट हो जाता है, क्योंकि ये सब में भी जो कलर होता है ना वो मेलानिन की वजह से ही होता है। आप देखेंगे जो ओल्ड एजेड पर्सन होते हैं उनका हेयर वाइट क्यों होता है, क्योंकि उनका मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ये जो है ना ये ऐसा डिजीज़ है जो ये ऐसा डिजीज़ है जो कि मतलब यंग वंस अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके बच्चे भी एल्बिनिज़म डिजीज़ होगा उनको। मतलब अगर दो एल्बिनिज़म पीपल रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका बच्चा भी एल्बिनिज़म से अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट 1 फिनिश होता है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो अच्छे से तो प्लीज़ लाइक करना, एंड अगर आपको अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना है तो प्लीज़ शेयर करना, एंड अगर कुछ डाउट होगा तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. Of course I'll try to answer them, and till then, thanks for watching.